मॉर्निंग एवरीवन। जैसे आप जानते हैं इस समय हम इंटीग्रल कैलकुलस की बुक कर रहे हैं और आज हम लास्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। लास्ट चैप्टर का नाम है वॉल्यूम एंड सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन। इस चैप्टर में दो एक्सरसाइजेज हैं, टू एक्सरसाइजेज। उनमें से आज हम फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, अगले लेक्चर में हम सेकेंड एक्सरसाइज करेंगे। अगले लेक्चर में ये चैप्टर हमारा पूरा हो जाएगा। उससे अगले लेक्चर में हम अपने सिलेबस की नई बुक शुरू करेंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं फर्स्ट एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 8 की। इसमें जो मेथड सीखने हैं वो सब थॉरली यहाँ पे लिखे हुए हैं, जिनको समझना है हमें। इनमें जो वर्किंग करनी है उसके लिए कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ बैच में कराएंगे, कुछ आपको घर बैठ करके प्रैक्टिस करने हैं। तो उसकी टिकिंग हम आपको करा देते हैं, जिन क्वेश्चंस को आज आप आराम से कर पाएंगे, जिनका मेथड आज हम सीखेंगे। तो आप अपनी बुक निकाल लीजिएगा और आज के एक्सरसाइज के क्वेश्चन टिक कर लीजिएगा। अपनी बुक में निकालने हैं चैप्टर नंबर 8 पेज नंबर 305। पेज नंबर 305 निकाल लीजिएगा और टिकिंग कर लीजिएगा। पेज नंबर 305 चैप्टर नंबर 8 आर्टिकल 1-2 नहीं करना है। पेज 307 एग्जाम्पल 4 नहीं करना है। पेज नंबर 308 एग्जाम्पल 1A इम्पोर्टेंट, 1B डबल मार्क, 1CD डबल मार्क, 2A इम्पोर्टेंट, 2B डबल मार्क, 3-4 नहीं करना है। 5 इम्पोर्टेंट, 6 नहीं करना है। 7 डबल मार्क, 8 इम्पोर्टेंट, 9 नहीं करना है। 10 इम्पोर्टेंट, 11, 12, 13 डबल मार्क, 14 डबल मार्क, 15 इम्पोर्टेंट, 16, 7 डबल मार्क, 17, 18 डबल मार्क, 19 इम्पोर्टेंट, 20 इम्पोर्टेंट, 21 डबल मार्क, 22 डबल मार्क, 23 नहीं करना है। 24 इम्पोर्टेंट, 25, 6, 7 डबल मार्क, 28 इम्पोर्टेंट, 29 डबल मार्क, 30 इम्पोर्टेंट, 31 डबल मार्क, 32 इम्पोर्टेंट, 33 डबल मार्क, 34 इम्पोर्टेंट। इसी में नीचे लिखा है एडिटर। एडिटर का मतलब क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका, ये नहीं करना है। 35, 6 डबल मार्क, 37 इम्पोर्टेंट, 38 डबल मार्क, 39 नहीं करना है। 40, 41 डबल मार्क। टिकिंग वर्क पूरा हो जाता है। एक बार स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, बोर्ड पर ध्यान से देखें। स्ट्रक्चर से आपको पता चलेगा कि कुल मिलाकर के कहाँ हम स्टैंड करते हैं। सेकंड पेपर कर रहे हैं जिसमें 3 बुक्स है, डिफरेंशियल कैलकुलस, एडवांस कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। ये दोनों बुक्स हमारी पूरी हो चुकी हैं। इंटीग्रल कैलकुलस की बुक इस समय हम कर रहे हैं, जिसमें कुल मिलाकर के 8 चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 1 हमारा पूरा हो चुका है। चैप्टर नंबर 7 तक सारे चैप्टर पूरे हो चुके हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8, जिसमें 3 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में टाइप 1 है और सेकंड एक्सरसाइज में टाइप 2 और टाइप 3 के क्वेश्चन दे रखे हैं। आज हम आपको टाइप 1 सिखाएंगे, जिसका नाम है वॉल्यूम। अगले लेक्चर में हम आपको टाइप 2 और टाइप 3 सिखाएंगे। अगले लेक्चर में चैप्टर नंबर 8 पूरा हो जाएगा, इंटीग्रल कैलकुलस की बुक पूरी हो जाएगी, सेकंड पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा। वॉल्यूम में 2 मेथड के क्वेश्चन है, M1 M2। M1 में ये वाले फॉर्मूलाज लगते हैं और M2 में ये वाले फॉर्मूलाज लगते हैं। तो इन दोनों मेथड को हमें आपको विस्तार से समझाना है, क्या इनका मीनिंग है, कैसे इनको अप्लाई करा जाएगा, क्या इनका तरीका रहेगा। इसके लिए हमें थोड़ा सा कंसेप्ट समझना पड़ेगा। तो हम शुरुआत कंसेप्ट से करेंगे, उसके बाद मेथड डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराएंगे। तो शुरुआत करते हैं कंसेप्ट से। आप कंसेप्ट एक बार ध्यान से समझिएगा। आपने पिछली क्लासेज में पढ़ा है, इस ईयर में भी हमने पढ़ाया है, और वो है आपको कर्व्स क्या होते हैं।
जैसे हम एग्जाम्पल लें, हम बोलेंगे ये क्या कर्व है, अब बोलेंगे सर ये सर्किल क्लियर हमें दिखाई दे रहा है, ये सर्किल है। अगर हम इस सर्किल को चारों तरफ इस तरीके से घुमाना शुरू कर दें, रिवॉल्व करना शुरू कर दें, बहुत तेजी से घुमाएं, तो थोड़ी देर बाद ऐसा लगने लगेगा जैसे एक स्फीयर बन गया हो, गोला बन गया हो, या छोटी सी फुटबॉल टाइप से बन गया हो, ऐसा नजर आपको आएगा। ये कहलाता है, जो आपका इसके घूमने से बन रहा है उसे कहते हैं हम स्फीयर, और मैथमेटिक्स में उसका नाम रखा जाता है सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन का मतलब रिवॉल्व करने से, घुमाने से बना, सॉलिड मतलब जो सॉलिड 3 डायमेंशनल फिगर बनी है उसे सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन कहते हैं, जो इसको घुमाने से बन रहा है। अब अगर आप ध्यान से समझेंगे, आप इस बात को, कंसेप्ट को समझेंगे, बोले सर ये क्या है, ये जो इलिप्स है हमारे पास, इलिप्स को हम अगर घुमाना शुरू कर दें इस तरीके से तो अब फिर से कुछ ना कुछ बनेगा, उसे हम इलिप्सोइड कहते हैं। इसी ढंग से अगर पैराबोला को रिवॉल्व करें तो पैराबोलॉइड कहते हैं। हमें जो आपको मेन थीम समझानी है, जो मेन कंसेप्ट समझाना है, वो कंसेप्ट ये है कि ये क्या है, ये देखें, ये भी इलिप्स हमारे पास है, ये भी इलिप्स हमारे पास है। अब हमने इस इलिप्स को तेजी से एक्स एक्सिस के चारों तरफ घुमाना शुरू कर दिया तो मेरे सर इलिप्सोइड बन गया। अभी आपने बताया इलिप्सोइड बनेगा, हमें आपको ये बताना है कि उस इलिप्सोइड में और इस इलिप्सोइड में क्या डिफरेंस है। उस इलिप्सोइड को हम ले रहे हैं तो ये वाला हिस्सा जो है खाली नहीं है, वैकेंट नहीं है, एयर कैन नॉट पास थ्रू, यहाँ से एयर नहीं निकल सकती, यहाँ पे मटेरियल है। जबकि इस वाले में क्या खास बात है, इस वाले में मटेरियल नहीं है, खाली है, यहाँ से एयर जा सकती है। तो जब हम उसे घुमाते हैं तो बनता है सॉलिड, और जब हम इसे घुमाते हैं तो बनता है सरफेस। इसे कहते हैं सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन। यानी कि इलिप्स दो तरीके के हो गए, एक तो वो एरिया वाला हो गया, इसे एरिया वाला कहते हैं, इसे रिंग वाला कहते हैं। अगर एरिया वाले इलिप्स को रिवॉल्व करेंगे तो इलिप्सोइड बनेगा, सॉलिड बनेगा। और अगर वायर हो, केवल रिंग है, उसे घुमाते हैं तब भी इलिप्सोइड बनेगा, लेकिन वो बनेगा सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन, सरफेस बनेगा। यानी कि हर बार दो चीजें बनती हैं, हर बार केवल सर्किल और इलिप्स दो ही कर्व कोई होते हैं, कर्व तो और भी होते हैं। पैराबोला के रिवोल्यूशन से पैराबोलॉइड बनेगा, एज ए कार्डियोइड ले लें, लेमनिस्केट ले लें, हमने आपको 10 कर्व सिखाए, सबको रिवॉल्व करें, हर बार कुछ ना कुछ बनेगा। लेकिन बनेगा दो ही चीज, या तो वो बनेगा सॉलिड और या फिर वो बनेगा हॉलो, यानी कि सरफेस। तो इसी को कहते हैं, जब सॉलिड बनता है तो उसका हॉलो निकाला जाता है, और जब सरफेस बनता है तो सरफेस एरिया निकाला जाता है। तो इन दोनों तरीके के टाइप 1 टाइप 2 में एक ही बात वो बोलेंगे, एक कर्व का नाम देंगे, बोलेंगे इसे रिवॉल्व करा गया है, कभी तो कह देंगे वॉल्यूम निकालो, कभी कह देंगे सरफेस एरिया निकालो। अगर वॉल्यूम निकालने के लिए बोलेंगे टाइप 1 का क्वेश्चन होगा, ये सारे काम करेंगे। सरफेस एरिया निकालने के लिए बोलेंगे टाइप 2 का क्वेश्चन होगा, और वो काम करेंगे जो हम अगले लेक्चर में आपको सिखाएंगे। ये कंसेप्ट है, ये थीम है हमारी आज की एक्सरसाइज का। यानी कि आज की एक्सरसाइज में हर बार एक कर्व जरूर देंगे, जिसे घुमाने की बात वो करेंगे। वो जो कर्व है उसे मैथमेटिक्स में जनरेटिंग कर्व के नाम से जाना जाता है। उसे वो सॉलिड को या सरफेस को जनरेट करता है, डेवलप करता है, क्रिएट करता है, बनाता है, तो उसे हम जनरेटिंग कर्व के नाम से जानते हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। इन कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करेंगे और कैसे करके इन चीजों को समझेंगे, कैसे करके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, वो हम आपको सिखाने जा रहे हैं। उससे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं, जैसे इसे एक बार फिर से देख लीजिएगा, जैसे हम इसे रिवॉल्व कर रहे हैं, ये हमारा इलिप्स है, इसे हम रिवॉल्व कर रहे हैं, तो बोले सर हम एक्स एक्सिस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन हमेशा ही एक्स एक्सिस के चारों तरफ रिवॉल्व करा जाए कर्व को, ये जरूरी नहीं है। आप इसी कर्व को ऐसे रिवॉल्व कर सकते हैं, अब कोई और चीज बन गई, अब कोई और इलिप्सोइड बन गया, ये बोलेंगे वाई एक्सिस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। यानी कि एक तो कर्व इंपॉर्टेंट हो गया और दूसरा इंपॉर्टेंट हो गया वो लाइन जिसके चारों तरफ कर्व जो है रिवॉल्व कर रहा है। दो चीजें काम की हो गई, कर्व और लाइन। जो लाइन होती है उसे हम फिक्स लाइन के नाम से जानते हैं। यानी कि हर क्वेश्चन में पहले आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, फिर फिक्स लाइन बनानी पड़ेगी। फिक्स लाइन को एफएल कह देते हैं। ये वो लाइन है जिसके चारों तरफ कर्व को रिवॉल्व करा जा रहा है, घुमाया जा रहा है। ये कर्व किस लाइन के चारों तरफ घूमता है उसी के अनुसार फार्मूले बदलते जाते हैं। अगर क्वेश्चन में एक्स वाई आ रहा है और एक्स वाई टी आ रहा है तो ये 4 फार्मूले लगते हैं, आर थीटा आ रहा है तो ये 2 फार्मूले लगते हैं। ये 4 फार्मूले अलग अलग लाइन के लिए हैं। अगर एक्स एक्सिस के चारों तरफ घुमाओगे तो पहला वाला लगेगा, वाई एक्सिस के चारों तरफ घुमाएगा कर्व तो दूसरा नंबर का लगेगा। इस ढंग से 4 अलग अलग है। तो इन चारों को हम लिखवा देते हैं आपको, इन चारों फार्मूले को कब अप्लाई करना है। तो जहां आपने पहले नंबर का फार्मूला लगाया है उसी के आगे लिख दीजिएगा रिवोल्यूशन अबाउट एक्स एक्सिस, रिवोल्यूशन अबाउट एक्स एक्सिस। दूसरे नंबर का जो फॉर्मूला लिखा हुआ है M1 में उसमें लिख दीजिएगा रिवोल्यूशन अबाउट वाई एक्सिस, रिवोल्यूशन अबाउट वाई एक्सिस। तीसरे वाले में लिख दीजिएगा रिवोल्यूशन अबाउट ए लाइन, तीसरे वाले में लिख दीजिएगा रिवोल्यूशन अबाउट ए लाइन पैरेलल टू
अबाउट ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। चौथे वाले में लिख दीजिएगा, नंबर 4 में लिख दीजिएगा रिवोल्यूशन अबाउट ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। रिवोल्यूशन अबाउट ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। इन चार कौन सा फार्मूला चार लगेगा लैंग्वेज से हमें पता चल जाएगा। इसी तरह से इन दो के लिए भी लिख लीजिएगा। M2 में पहले वाला लिख लीजिएगा अबाउट एक्स एक्सिस और दूसरा वाला लिख दीजिएगा अबाउट वाई एक्सिस। अबाउट एक्स एक्सिस पहले नंबर वाला जो M2 का पहले नंबर का फॉर्मूला है, इसमें लिख दीजिएगा अबाउट एक्स एक्सिस और दूसरे वाले में लिख दीजिएगा अबाउट वाई एक्सिस। इस तरीके से आपको पता लगेगा कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। अब हम आपको पूरा मेथड डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। उसके लिए एक क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पर, जिसे मेथड समझ में आएगा। 2008 में यूनिवर्सिटी में आया है। फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालना है। तो जैसे हमने देखा वॉल्यूम निकालना है तो हम समझ गए चैप्टर नंबर 8 का टाइम 1 लगेगा, क्योंकि चैप्टर नंबर 7 में क्या करते थे हम लेंथ निकालते थे, उससे पहले एरिया निकाला करते थे। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम, तो ये टेक्निक। अगर इसी यही सारा क्वेश्चन लिखा जाए, वॉल्यूम की जगह सरफेस वर्ड लिख दिया जाए, तो यही क्वेश्चन टाइप 2 का बन जाएगा, जो हम अगले एक्सरसाइज में अगले लेक्चर में सिखाएंगे। तो कहते हैं फाइंड वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालो। हमने कहा किसका वॉल्यूम निकाले, बोले ऑफ द पैराबोलॉइड, पैराबोलॉइड का, पैराबोलॉइड का वॉल्यूम निकालना है। पैराबोलॉइड कैसे बना है, जनरेटेड बाय रिवोल्यूशन अबाउट द एक्स एक्सिस ऑफ पैराबोला। पैराबोला को एक्स एक्सिस के चारों तरफ रिवॉल्व करने से जो पैराबोलॉइड बना है उसका वॉल्यूम चाहिए। तो जनरेटिंग कर क्या हो गया, पैराबोला। फिक्स लाइन क्या हो गया, एक्स एक्सिस। इसका डायग्राम बनाना है। यहाँ से हमारा मेथड शुरू हो जाता है। अब हम ये सारी चीजें आपको सिखाने जा रहे हैं। तो आप हेडिंग डाल दीजिएगा सॉल्यूशन, ऑन अप्लाइंग, find on applying following method, on applying following method to find, on applying following method to find volume of solid of revolution, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन। हेडिंग डाल दीजिएगा स्टेप नंबर 1। हेडिंग डाल दीजिएगा टू ड्रॉ द डायग्राम। हेडिंग डाल दीजिएगा स्टेप नंबर 1 टू ड्रॉ द डायग्राम। लिखिएगा कंसीडर पैराबोलॉइड, consider a paraboloid as shown in the diagram, as shown in the diagram। पैराबोला का डायग्राम बना दें। पैराबोला को हिंदी मीडियम के बच्चे परवलय के नाम से भी जानते हैं। तो परवलय पैराबोला बनाया गया है। यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, कहते हैं दूसरी पॉइंट पर x की वैल्यू h है। इस पैराबोला को चारों तरफ घुमाया गया है, जैसे इलिप्स घुमा रहे थे ऐसे घुमाया गया है। इसको घुमाने से जो फिगर बन गई वो पैराबोलॉइड बन गया है। उसका आयतन निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। आयतन मीन्स वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या चीज चाहिए, जिस कर्व को हम चारों तरफ घुमा रहे हैं वो क्या है, वो है पैराबोला। उसका इक्वेशन लिखा है y² = 4ax। और दूसरा किस लाइन के चारों तरफ इसे घुमाया जा रहा है, एक्स एक्सिस के। तो एक्स एक्सिस पे हमने लिख दिया है FL, फिक्स लाइन, मतलब ये लाइन फिक्स लाइन है। स्टेप नंबर 1 में हमें क्या क्या करना होता है, स्टेप नंबर 1 में डायग्राम बनाना होता है, फिक्स लाइन बनाना होता है, एक्स वाई एक्सिस बनानी होती है, एंड राइट इक्वेशन ऑफ कर्व। और इक्वेशन ऑफ कर्व जिस कर्व को घुमा करके बना है उस कर्व का इक्वेशन लिखना होता है। वो हमारे पास लिखा हुआ है y² = 4ax इक्वेशन नंबर 1 में। स्टेप नंबर 1 पूरा हो गया। हेडिंग डाल दीजिएगा स्टेप नंबर 2। हेडिंग डाल दीजिएगा टू सेलेक्ट द फार्मूला, टू सेलेक्ट द फार्मूला। फार्मूला सेलेक्ट करना है, उसके लिए दो मेथड है। अगर इक्वेशन एक्स वाई की है कार्टेशियन,
या पैरामेट्रिक है एक्स वाई टी तो मेथड नंबर 1, और पोलर है आर थीटा तो मेथड नंबर 2। हमारे इक्वेशन में वाई स्क्वायर इक्वल 4x लिखा है, एक्स वाई की इक्वेशन है, इसे कार्टेशियन इक्वेशन कहते हैं, तो एक्स वाई का मेथड लगाएंगे, इन चार में से कोई सा एक फॉर्मूला लगाया जाएगा। ये फॉर्मूला कब लगता है? जब फिक्स लाइन एक्स एक्सेस हो। ये फॉर्मूला तब लगता है जब फिक्स लाइन वाई एक्सेस हो। ये फॉर्मूला तब लगता है जब फिक्स लाइन एक्स एक्सेस के पैरेलल कोई लाइन हो, एक्स एक्स के समांतर कोई रेखा हो। ये फॉर्मूला तब लगता है जब कोई फिक्स लाइन जो आपकी वाई एक्सेस के पैरेलल कोई लाइन हो। तो इन चार में से एक लगाना है, हम एक सेकंड में समझ गए। हमारी फिक्स लाइन एक्स एक्सेस है, पहले नंबर का फॉर्मूला यूज होगा। तो लिख दीजिएगा द गिवन कर्व इज इन कार्टेशियन फॉर्म, द गिवन कर्व इज इन कार्टेशियन फॉर्म, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा एक्स वाई। Moreover, the fixed line is x-axis. Moreover, the fixed line is x-axis. So, selecting the following formula. So, selecting the following formula. फॉर्मूला लिख दीजिएगा पहले नंबर का v इक्वल पाई वाई स्क्वायर dx। dx आ गया है तो लिमिट x की रखी जाएंगी, और x की लिमिट 0 से लेकर x तक डायग्राम में दी गई है। तो 0 to h, इक्वेशन नंबर 3। सबसे महत्वपूर्ण बात सुनेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस सुनेंगे। जब हम लिमिट 0 से h लिखते हैं और एरिया का सवाल करते हैं तो हम कहते हैं जितना एरिया ऊपर का उतना एरिया नीचे का, इसे 2 से गुणा कर देते हैं मल्टीप्लाइड बाई 2। जब हम आर्क की लेंथ निकालते हैं तो कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की लेंथ निकल रही है लिमिट रखने पर, उतनी लेंथ नीचे होगी, उसे डबल कर देते हैं। ये काम वॉल्यूम में या सरफेस में नहीं होगा, रिवॉल्व करने से जो पूरी फिगर बनेगी उसका पूरे का वॉल्यूम निकल कर आएगा। यानी कि 0 से h अगर हम लिमिट रख रहे हैं तो पूरे रिवॉल्यूशन से जो फिगर बन रही है उसका पूरे का वॉल्यूम निकल कर आ रहा है, यानी कि इसे 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। ये बात खास ध्यान रखेंगे। यानी कि अगर 4 पोर्शन बन गए तो 2 से गुणा होगा, और 2 पोर्शन बन गए तो किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगा। कर्व का एरिया और लेंथ वाले का आधा होता है, आधा चलता है सरफेस और वॉल्यूम का फार्मूला। उसे अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ किसी से नहीं करेंगे, उसे 4 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। नॉर्मली ये नियम काम करता है। तो आपको ध्यान से रखना है, रिवॉल्यूशन से पूरी बॉडी जो बन गई है उस पूरे का ही वॉल्यूम निकल जाएगा लिमिट लेते ही। तो इसे 2 से नहीं मल्टीप्लाई करना, ये पूरे का वॉल्यूम निकल कर आएगा। हेडिंग डाल दीजिएगा स्टेप नंबर 3। स्टेप 2 पूरा हो गया, फार्मूला सेलेक्ट कर दिया। स्टेप नंबर 3 हेडिंग डाल दीजिएगा टू सॉल्व। अब से सॉल्व कर ले रहे हैं। लीजिएगा यूजिंग 1 into 1 in 3, यूजिंग 1 in 3, वाई स्क्वायर की वैल्यू 4x रख लीजिएगा। 4 पाई ये कांस्टेंट बाहर चला गया, x dx बचा रह गया। x का इंटीग्रेशन कर दो, x स्क्वायर अपॉन 2 2 पाई a h स्क्वायर आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया है। यही सवाल का आंसर है और यही मेथड आपको कहलाता है वॉल्यूम निकालने का तरीका। आज की एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन में इसी मेथड, इसी पैटर्न से काम करना है, बस आपके फार्मूले बदलते जाएंगे। टोटल आज की एक्सरसाइज में 6 फार्मूले लग सकते हैं, 4 ये लग सकते हैं, 2 ये लग सकते हैं। इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन M1 के 1 के हैं या फिर M2 के 1 के हैं। बाकी बहुत कम, रेयर, कभी कभार एक आध सवाल भी देखने को मिलेंगे। मैक्सिमम में सब में ही लग जाएगा। इस मेथड का एक सवाल है, इस मेथड का कोई सवाल नहीं है। इस मेथड के मैक्सिमम क्वेश्चन है, थोड़े से सवाल इस मेथड के हैं। इसके मैक्सिमम क्वेश्चन है, बहुत कम क्वेश्चन इसके हैं। ये 6 है टोटल, बस 7वां कोई नहीं है, 6 सवाल हो जाने हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, लिखिएगा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड find the volume of the solid generated by revolution of
the curve revolution of the curve लिखिएगा about its asymptote. पेज नंबर 318. निकाल दीजिएगा सॉल्यूशन. वॉल्यूम निकालना है तो इस चार्ट पर आ गए टाइप 1 पर. निकाल दीजिएगा स्टेप नंबर 1. निकाल दीजिएगा टू ड्रॉ द डायग्राम. डायग्राम बनाना है. डायग्राम बनाने के हाफ मार्क है. अगर आपने चार्ट्स याद कर रखे हैं तो आप 1 सेकंड में बना सकते हैं, समझ सकते हैं, वरना फिर बैठे रहेंगे, परेशान होते रहेंगे. उसका और कोई तरीका नहीं है. जैसे इस मोमेंट पे ट्रेसिंग कोई करेंगे आप, इस समय तो डायरेक्ट बनाना है आपको. फिगर अभी जो पहचान सकते हैं सिसोइड है ये. सिसोइड का डायग्राम हमें डायरेक्ट बनाना है. अगर आप भूल जाते हैं तो फिर पूरा ट्रेसिंग का प्रोसेस, बैच में ट्रेसिंग भी कराई हमने सिसोइड की, तो फिर पूरा ट्रेसिंग का काम करना पड़ेगा. मार्क हाफ ही मिलेगा उस कंडीशन में भी, तो इसलिए डायरेक्ट बनाने में ही ज़्यादा फायदा है. दीजिएगा द गिवन कर्व इज सिसोइड इन कार्टेशियन फॉर्म. The given curve is sinusoid in Cartesian form. So consider the rectangular axis. Consider the rectangular axis and draw the sinusoid. Draw the sinusoid. डायग्राम बना दीजिए. सिसोइड आपको बनाना आता है, डायरेक्ट डायग्राम बना दीजिए सिसोइड का. एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना दें. फिक्स लाइन का पता लगाना जरूरी है, उसके बिना फार्मूला नहीं हम सेलेक्ट कर सकते. इन्होंने कहा है फिक्स लाइन कौन सी है, एसिम्पटोट. एसिम्पटोट के चारों तरफ रिवॉल्व करा गया है कर्व को, तो एसिम्पटोट वाली लाइन फिक्स लाइन हो गई है. इस पॉइंट पर एक्स की वैल्यू 0 होती है, इस पॉइंट पर एक्स की वैल्यू 2a होती है. एसिम्पटोट में आपको पूरा ट्रेसिंग सिखाया गया है इस कर्व का, तो आपको याद आना चाहिए एक्स की वैल्यू 2a थी. स्टेप 2 हेडिंग डाल दीजिए. तो हेडिंग डाल दीजिए टू सेलेक्ट द फार्मूला. टू सेलेक्ट द फार्मूला. फार्मूला सेलेक्ट करना है तो हमारे कर्व का इक्वेशन अगर आर थीटा में है तो मेथड 2 लगेगा. एक्स वाई या एक्स वाई टी में है तो मेथड 1 लगेगा. तो मेथड 1 लगाना पड़ेगा क्योंकि इक्वेशन में एक्स वाई आ रहा है. फिक्स लाइन देख लो. एक्स एक्सिस अगर है तो ये पहला फॉर्मूला, तो एक्स एक्सिस तो है नहीं फिक्स लाइन. क्या वाई एक्सिस फिक्स लाइन है, नो. क्या एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन फिक्स लाइन है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन फिक्स लाइन है, नो. क्या वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन फिक्स लाइन है, यस. यानी कि ये वाली लाइन वाई के पैरेलल है, वाई के समांतर है. इसका मतलब ये वाला फार्मूला सेलेक्ट करना पड़ेगा. इस फार्मूले में के क्या है, दोनों पैरेलल लाइन के बीच के डिस्टेंस. तो लिख दीजिएगा वॉल्यूम इज गिवन बाय लीजिएगा पाई के माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई. के की वैल्यू रख दो. हमने आपको बताया है कि दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस वाई एक्सिस के पैरेलल अगर है तो वाई एक्सिस और लाइन के बीच की डिस्टेंस, यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 या एक्स की वैल्यू 2a, तो ये पूरी डिस्टेंस 2a है. तो दोनों पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस 2a है, तो के की जगह 2a रख दिया. डी वाई आ रहा है तो वाई की लिमिट रखी जाएगी. और इस बात को समझिएगा, जरा देखिएगा. ये कहते हैं इस कर्व को कैसे घुमाया गया है, एक्स एक्सिस की चारों तरफ नहीं घुमा रहे हैं, वाई एक्सिस की चारों तरफ नहीं घुमा रहे हैं, इस लाइन की चारों तरफ घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं. तो
तो जैसी फिगर ये आ रही है इसी तरीके की फिगर इधर बन जाएगी, इसी तरीके की फिगर इधर बनेगी। ऐसे रिवॉल्व हो रहा है, इस तरीके का सॉलिड बना है जिसका वॉल्यूम आप निकालना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, y की लिमिट ले ली 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। ध्यान से इस बात को समझिएगा, dy लिखा है तो y की लिमिट ले ली 0 से इन्फिनिटी तक। y की लिमिट हम लेंगे, पूरा सॉलिड है तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लेंगे, या 0 से इन्फिनिटी लेंगे, बोले जितना ऊपर का वॉल्यूम है उतना वॉल्यूम नीचे का है और डबल कर देंगे। तो दो तरीके से करा जा सकता है, चाहे तो लिमिट ले लो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, तो फिर डबल नहीं करेंगे, और दूसरा 0 से लेके इन्फिनिटी तक ले लो तो इतने ऊपर ऊपर के हिस्से का वॉल्यूम निकलेगा। तो आप ध्यान से देखें, देखने में 4 हिस्से नजर आ रहे हैं ना, तो 4 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम इसमें, उसका हाफ रहेगा, यानी कि 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। और ऐसे क्यों हो जाता है हमने आपको सिखाया, रिवॉल्व करने से जैसे ऊपर का पार्ट रिवॉल्व हो रहा है चारों तरफ, तो ऊपर के पूरे पार्ट का वॉल्यूम निकल आया 0 से इन्फिनिटी रखते इतने वॉल्यूम नीचे का पार्ट का निकलेगा, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करा गया है। तो ये नियम ध्यान से समझना है, और इस बात का क्वेश्चन आसान है, बस सीधे सीधे इंटीग्रेशन करते चले जाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो लिख लीजिएगा नाउ इंटीग्रेट, पेज नंबर लिख लीजिएगा बुक में 318 पर इसका पूरा इंटीग्रेशन दे रखा है। अब तो इंटीग्रेशन की पूरी बुक खत्म हो गई है, तो उम्मीद कर सकते हैं इंटीग्रेशन जैसे काम आसान है, आप कर सकते हैं इजीली। अब तो लास्ट चैप्टर पर हम आ गए हैं, पूरे बुक में इंटीग्रेशन ही हमने आपको सिखाया है। अगर ये कर्व आपका कार्टेशियन की जगह पैरामेट्रिक हो जाए तब भी यही टेक्निक काम करती है। तो एक क्वेश्चन हम आपको पैरामेट्रिक कर्व का कराते हैं, लिखेगा फाइंड द वॉल्यूम of solid of revolution find the volume of solid of revolution formed by revolution of the curve लीजिएगा, बोर्ड पे लिखा है x equals a into theta minus sin theta, y equals a into 1 minus cos theta about its base, डाल दीजिएगा सॉल्यूशन। लैंग्वेज उसी तरीके से लिखनी है, सब आपको सिखा दिया है अभी हमने। डाल दीजिएगा स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 डाल दीजिएगा। स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, डायग्राम बनाना है। तो इसका डायग्राम बनाना है तो इसे पहचानना चाहिए आपको, साइक्लॉइड है ये, साइक्लॉइड का डायग्राम बनाना है। लिखेंगे द गिवन कर्व इज cycloid in parametric form, so consider the rectangular axis, as shown in the diagram. And draw the cycloid. बना दीजिएगा बेटा। बेस नीचे की तरफ इसका होता है, दोनों एंड पॉइंट कस्प कहलाते हैं। एक पर थीटा की वैल्यू 0 होती है, एक पर थीटा की वैल्यू 2 पाई होती है। ये वर्टेक्स कहलाता है, थीटा की वैल्यू पाई होती है। फिक्स लाइन कौन सी है, बेस के चारों तरफ रिवॉल्व करा जा रहा है, तो बेस आपका फिक्स लाइन हो गया। तो
तो फिक्स, ये फिक्स लाइन है, यानी कि फिक्स लाइन एक्स एक्सिस हो गई। तो एक्स एक्सिस वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इस तरीके का बन गया, इस तरीके का सॉलिड बनेगा। जैसे ऊपर का पार्ट आ रहा है ये नीचे घूमेगा, जैसे इस सर्किल को घुमाते हैं इस तरीके का सॉलिड बन जाएगा ये। उसका वॉल्यूम निकालना है आपको। डाल दिया स्टेप नंबर 2। वॉल्यूम इज गिवन बाय बी का फार्मूला एक्स वाई टी का इक्वेशन है, तो मेथड 1 लगेगा। फिक्स लाइन एक्स एक्सिस है, पहले नंबर का फॉर्मूला लगेगा, तो बी इक्वल पाई वाई स्क्वायर डी एक्स। अगर पैरामेट्रिक क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में चेंज ये करना पड़ेगा, एक्स और वाई की वैल्यू क्वेश्चन से रखनी पड़ेगी। यहाँ से रखी जाएगी एक्स और वाई की वैल्यू, लिखिएगा यूजिंग 1 and 2। यूजिंग 1 and 2 लिखिएगा। कोई प्रॉब्लम किसी को? तो लिख लीजिएगा पाई वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू है ए स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। यहाँ से रख दी वाई की वैल्यू हमने, ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। डी एक्स यहाँ से रखा जाएगा, तो ए तो ऐसे ही थीटा का 1 हो गया, साइन थीटा का कॉस थीटा, थीटा का डी थीटा। ध्यान से समझिएगा, इसमें डी थीटा आ गया है तो थीटा की लिमिट रखनी पड़ेगी। अगर हम थीटा की लिमिट 0 से लेकर 2 पाई तक रखते हैं तो पूरा निकल जाएगा। अगर हम थीटा की लिमिट 0 से लेकर पाई तक लिखते हैं तो केवल इतने हिस्से को रिवॉल्व करने से ऊपर नीचे दोनों का वॉल्यूम निकलेगा। तो अगर लिमिट आप सेंटेंस सुने, अगर थीटा की लिमिट 0 से 2 पाई रखेंगे तो कुछ डबल नहीं करना हमें, और थीटा की लिमिट अगर 0 से पाई रखेंगे तो डबल करना पड़ेगा। क्योंकि अगर थीटा की लिमिट 0 से पाई तक रख देते हैं तो इतना पार्ट तो ये और इतना ही पार्ट इधर नीचे वाला पार्ट, उस पूरे का वॉल्यूम निकल कर आएगा। तो हमने अब ऐसी स्थिति में अगर लिमिट थीटा की 0 से पाई तक लिख देते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करना कर दीजिएगा। कांस्टेंट को बाहर निकालें, b इक्वल्स 2 पाई a क्यूब 0 टू पाई 1 माइनस कॉस थीटा होल क्यूब डी थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा की 3 पावर बन गया ना बेटा, 3 पावर कर दीजिएगा। और 2 पाई a क्यूब बाहर लिख लिया है। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा दो, तो 2 पाई a क्यूब 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्यूब ऐसे ही डी थीटा ऐसे ही। यहाँ से देखेंगे 2 क्यूब, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 बन गया बेटा, और 2 एक बाहर का 16 कर दें, कर दीजिएगा। 16 पाई a क्यूब 0 टू पाई साइन x टू पावर 6 थीटा बाई 2 डी थीटा। ऐसे इंटीग्रेशन तो बहुत करें बेटा, थीटा बाई 2 इक्वल टी मान लो, तो थीटा की वैल्यू आ गई ट्वाइस टी, डी थीटा की वैल्यू आ गई ट्वाइस डी टी। रख दें इसमें, लिख दीजिएगा b इक्वल 16 पाई a क्यूब इंटीग्रेशन साइन x टू पावर 6 2 dt। लिमिट और चेक करो बेटा, जब डी थीटा लिखा है तो थीटा की लिमिट है, डी टी लिखा है तो टी की लिमिट चाहिए। तो थीटा की जगह 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, पाई रखेंगे तो पाई बाई 2। तो v आ गया 32 पाई a क्यूब 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक, पाई बाई 2 हो गया आपका साइन x टू पावर 6t और dt। जब पाई रखेंगे तो पाई बाई 2 बन जाएगा ना बेटा, जब 0 रखेंगे तो 0। अब इसे कर सकते हैं, गामा फंक्शन का घटक आ गया, लीजिएगा यूजिंग गामा फंक्शन फार्मूला। यूजिंग गामा फंक्शन फार्मूला, आपकी बुक में कई क्वेश्चन में वलीज फार्मूला लगा दिया गया है, आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन गामा फंक्शन फार्मूला इजी है तो उसी से करिएगा, आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो चलो लगा दो बेटा, आंसर बता दो। चलो गामा फंक्शन फार्मूला लगा दीजिए, आपका आंसर ये आना चाहिए, बुक में ही आ रहा है 5 पाई a क्यूब। इनका ये आता जाए बताते जाइएगा, उन्होंने सही लगा लिया है।
गामा फंक्शन फार्मूला इस पूरी बुक के हर चैप्टर में लगता है बेटा, आप देख सकते हैं आखिरी चैप्टर में भी लग रहा है, हमने बताया था पहले ही आपको। फार्मूला लिखवा दें याद ना हो तो, गामा m प्लस 1/2, जिन बच्चों को नहीं पता लिख लीजिए फार्मूला, 0 to π/2 फार्मूला लिख लो जिन्हें नहीं पता, sin raised to power m थीटा cos raised to power n थीटा d थीटा इक्वल गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा m प्लस n प्लस 2/2। ये पूरी किताब का सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है बेटा। आपका आ गया बेटा, चलो वेरी गुड, आपका भी आ गया, चलो वेरी नाइस। आप इस तरीके से सीख गए कार्टेशियन क्वेश्चंस को करने का मेथड और पैरामेट्रिक क्वेश्चन को करने का मेथड। अब हम सिखाने जा रहे हैं आपको पोलर कर्व को कैसे करना है। पोलर का मेथड और सीख जाएंगे तो फिर एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस करने का तरीका आप सीख जाएंगे। आप हेडिंग डाल दीजिएगा मेथड फॉर पोलर कर्व, हेडिंग डाल दीजिएगा मेथड फॉर पोलर कर्व। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, फाइंड, जो क्वेश्चन अभी हमने करा वो आपकी बुक में भी दे रखा है, उसका पेज नंबर अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, आपकी बुक में पेज 323 पर है। अगर कोई बच्चा कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा तो उसमें से देख सकते हैं। लिखिएगा, क्वेश्चन लिखें, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, फाइंड द वॉल्यूम of the solid formed by revolution of r equal, बोर्ड पे लिखा है a into 1 plus cos theta about the initial line, page 330, about the initial line। हेडिंग डाल दीजिएगा सॉल्यूशन, हेडिंग डाल दें स्टेप 1। स्टेप 1 में लिखेंगे द गिवन कर्व इज, द गिवन कर्व इज कार्डियोइड इन पोलर फॉर्म, द गिवन कर्व इज कार्डियोइड इन पोलर फॉर्म। So consider the axis and draw the curve। हमने आपको बताया कि सबसे पूरे सिलेबस का आपका सबसे इम्पोर्टेंट कर्व कार्डियोइड है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारी यूनिवर्सिटी में कार्डियोइड के ही आए हैं। कभी ट्रेसिंग आ जाती, कभी एरिया आ जाता, कभी वॉल्यूम आ जाता, कभी सरफेस आ जाता, कभी लेंथ ऑफ कर्व आ जाता, कार्डियोइड बार बार आता है। तो कार्डियोइड का डायग्राम बहुत पॉपुलर डायग्राम है, आप जानते हैं, बना दीजिए, हेडिंग डाल दीजिएगा स्टेप 2। फिक्स लाइन कौन सी है? इनिशियल लाइन के चारों तरफ घुमा रहे हैं, यानी कि एक्स एक्सिस के चारों तरफ घुमा रहे हैं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल हो गया जैसे एप्पल। कार्डियोइड का एग्जांपल तो ये होता है, ये है कार्डियोइड, ये दिस इज नॉट द एग्जांपल ऑफ एप्पल। ये कार्डियोइड तो ये है हमारा। अब इस कार्डियोइड को एक्स एक्सिस के चारों तरफ घुमा दे बेटा, इस तरीके के बनेगा। ध्यान से आप देखें तो लगे ना जैसे शेप बन गया, एप्पल बन गया हो, तो वो 3 डायमेंशनल फिगर बन गई। उसका वॉल्यूम निकालने के लिए आपसे कहा जा रहा है। तो लिख दीजिएगा हेडिंग स्टेप नंबर 2, लिख दीजिएगा वॉल्यूम इज गिवन बाय, वॉल्यूम इज गिवन बाय, फार्मूला सेलेक्ट करना है। r थीटा का क्वेश्चन है तो मेथड 2 का सवाल हो गया। हमने लिखवाया एक्स लाइन के केस में ये वाला फॉर्मूला, और वाई एक्सिस अगर फिक्स लाइन है तो ये फॉर्मूला। तो पहले नंबर का लगाने जा रहे हैं। तो 2/3 पाई r क्यूब sin थीटा d थीटा, लिमिट रख दो थीटा की 0 से लेके पाई तक। लिमिट ही देखनी है मेरे आपको। अब आप अगर ध्यान से पढ़ रहे हैं तो आप समझ जाएंगे कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो
क्योंकि थीटा के लिमिट जैसे 0 से पाई लिखा तो केवल ऊपर का पार्ट का नहीं आया, वो एक्स एक्सिस के चारों तरफ घूम रहा, तो ऊपर के पार्ट का वॉल्यूम भी आ गया, नीचे के पार्ट का वॉल्यूम भी आ गया। तो थीटा की लिमिट 0 से पाई रखती है, फिर डबल नहीं करना है, तो यही आ गया, बस इतना ही रखना है। लिख दीजिएगा यूजिंग 1 का यूज कर लो। लेट 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टी माइनस साइन थीटा डी थीटा इक्वल डी टी 2/3 पाई, तो ऐसे आ गया, -1 ऐसे आ गया, ये क्यूब ऐसे आ गया, साइन थीटा डी थीटा डी टी बन गया ना बेटा। सिंपल इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हैं आप। तो 1 प्लस कॉस थीटा टी बन गया, टी क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, t4/4, ठीक है वैल्यू रख दो। तो 1 प्लस कॉस थीटा पावर 4/4, लिमिट 0 से लेके पाई तक, पर लिमिट रख दीजिएगा, एक बार पाई रख देंगे, एक बार 0 रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन 4 बार यूनिवर्सिटी में आ चुका है, कितना आसान सा है, बस आपको पता होना चाहिए करना क्या है, वो जानते हैं आप, इजीली कर सकते हैं। इस तरीके से हमने आपको दोनों मेथड सिखा दिए हैं, कार्टेशियन पैरामीट्रिक फॉर्म भी सिखा दिया है, पोलर फॉर्म भी सिखा दिया है। आप इसकी आज प्रैक्टिस करिएगा, कल हम आपको सिखाएंगे सरफेस एरिया निकालने के मेथड।